अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो है वो लेसन नंबर 14 है। कोड हमारा है 401 और ये आपके वीडियो के हैंडआउट्स में से नोट्स हैं जिनमें से हम पढ़ेंगे। चले आइए हम स्टार्ट करते हैं ताकि जो है हमारा ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। आज का जो टॉपिक है वो प्रोड्यूसर बिहेवियर, प्रोडक्शन साइड एनालिसिस। और इसमें जो है सबसे पहले आपके पास है 2 थ्योरीज हैं। थ्योरीज कौन कौन सी हैं? एक थ्योरी है शॉर्ट रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी है और एक है लॉन्ग रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी। अच्छा, शॉर्ट रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स भी कहते हैं और लॉन्ग रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी को रिटर्न्स टू स्केल थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, ये दो नाम है इनके अलग अलग, ये भी आपने जहन में रखने हैं। अच्छा, शॉर्ट रन प्रोडक्टिविटी थ्योरी में क्या है कि इसमें आपके पास एक फैक्टर जो होता है वो फिक्स्ड होता है। देखें, वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर विद द फिक्स्ड फैक्टर। हम जो है वो इंक्रीज करते हैं वेरिएबल के फैक्टर को फिक्स्ड फैक्टर के साथ। जैसे कि आपके पास लैंड जो है वो फिक्स्ड हो गया, लेबर जो है आपके पास वेरिएबल है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। इनिशियली द आउटपुट विल इंक्रीज, शुरू में आपका आउटपुट जो है वो इंक्रीज करेगा, बट आफ्टरवर्ड्स उसके बाद जो है there will come a point when each extra unit of the variable factor produces less extra output than the previous unit। मतलब कि जो आपका वेरिएबल फैक्टर है, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं आपके, वो क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कम आउटपुट देना शुरू कर देंगे। ठीक है, इन दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से वी टेक वन फैक्टर एज फिक्स, एक फैक्टर जो है वो हम फिक्स लेते हैं और देयरफॉर इट अप्लाइज ओनली इन द शॉर्ट रन, और ये सिर्फ शॉर्ट रन में अप्लाई होता है। लॉन्ग रन में क्या होता है कि सारे वेरिएबल होते हैं इसमें, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, सब फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। और इस थ्योरी में जो क्या क्या इंक्लूड होता है, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल। ठीक है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल कि इसमें जो है वो तीन चीज़ें होती हैं, कांस्टेंट होता है, इंक्रीजिंग होता है और डिक्रीजिंग होता है। और आगे आपके पास है कि अगर तो पॉपुलेशन इंक्रीज करिए तो आउटपुट जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। डिमिनिशिंग जो रिटर्न सेट इन एंड देयरफॉर एवरेज पर कैपिटा प्रोडक्शन कंजप्शन कैन बी एक्सपेक्टेड टू फॉल सिट्रस पेरिबस। इसमें है कि आपका जो है पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी लेकिन आउटपुट जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, तो एवरेज पर कैपिटा जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होगी, फॉल कर जाएगी। फर्म जो है वो तीन डिसीजंस लेती है सूरत हाल में लॉन्ग रन में। तो वो क्या क्या होते हैं कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन के क्या, कितना स्केल प्रोड्यूस करना, आउटपुट कितना आपने प्रोड्यूस करना है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, नहीं, क्या लोकेशन साइज और उसकी लोकेशन साइज और इंडस्ट्री, साइज ऑफ इंडस्ट्री की इंडस्ट्री का साइज कितना है, ऑप्टिमम कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स के फेवरेबल जो कम्बिनेशन है इनपुट्स के वो कौन कौन से हो सकते हैं। द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या है आपके पास, इसका मतलब है कि जब सब इनपुट्स को एक जैसा प्रोपोर्शनली बढ़ाया जाए तो आउटपुट पर क्या असर होता है। मतलब कि अगर आपके पास लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं तो वेरिएबल में जो है वो आपके पास क्या होगा कि आप जैसे जैसे उन चीज़ों को बढ़ाते जाएंगे तो आपका आउटपुट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे जैसे लिखा है कि रेफर्स टू अ टेक्निकल प्रॉपर्टी of production that examines changes in output subsequent to a proportional change in all outputs। मतलब कि एक जो है वेरिएबल्स को चेंज करने से, इनपुट्स को चेंज करने से आपके आउटपुट पे क्या फ़र्क आ रहा है। ठीक है, अगर तो वो आपका आउटपुट जो है वो इंक्रीज करने से आउटपुट इंक्रीज हो रहा है सेम प्रोपोर्शन से, तो इसको हम कहेंगे कांस्टेंट रिटर्न आ रहा है। ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल आ रहा है और समटाइम्स रेफर टू सिंपली एज रिटर्न टू स्केल, समटाइम्स उसको रिटर्न टू स्केल भी कहते हैं। इसमें बाकी जो कंडीशंस है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो है तब होती है जब आप 1% अमाउंट इंक्रीज करें सारे फैक्टर्स में और आपके पास 1% ही इंक्रीज या डिक्रीज आपके पास आउटपुट में आए। और कांस्टेंट रिटर्न जो होता है राइज होता है जब आप इंक्रीज करें 1% का इंक्रीज ऑल फैक्टर्स में और जो आपके पास आउटपुट है वो आपके पास सेम ही उसी परसेंटेज पे वापस आए। रिटर्न टू स्केल एंड रिटर्न टू फैक्टर, ये जो दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, ये लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। अब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो है वो कब होती है, जब फर्म जो होती हैं वो बिगर से बिगर होती हैं। बिगर से बिगर होती हैं मतलब कि उनके पास ज़्यादा कैपेसिटी होती है, उनके पास
अच्छे प्लांट्स होते हैं या मशीन्स होती हैं, उनके पास फाइनेंशियली तौर पे भी ज़्यादा इकोनॉमीज़ होती हैं और उनके पास लेबर भी जो होता है वो ज़्यादा होता है और बल्क जो मतलब कि ज़्यादा बड़ी अगर फर्म है तो ज़्यादा ज़्यादा ऑर्डर देगी और अगर ज़्यादा ऑर्डर देगी तो उसको ज़्यादा चांसेस हैं डिस्काउंट्स मिलने के, तो इससे उसकी कॉस्ट में जो है वो क्या होगा, फ़र्क होगा, कमी होगी उसमें। लोकेशन और साइज ऑफ डिसीजन क्या है कि लोकेशन जो है डिसीजन डिपेंड्स अपॉन बोथ द लोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाईज एंड द लोकेशन ऑफ द मार्केट, कि ये जो है लोकेशन जो है वो किस पे डिपेंड करती है और इसका डिसीजन किस तरह लिया जाता है कि मार्केट कहाँ से, उससे कितने फासले पर मार्केट जहाँ से वो सामान को बेचेंगे और रॉ मटेरियल सप्लायर्स जो है वो वहाँ पे किस तरह सप्लाई को पहुँचाएंगे, कितना टाइम लगेगा, कितनी उसकी कॉस्ट लगेगी, ये सब फैक्टर्स जो हैं वो आपने देखने होते हैं कोई भी काम करने से पहले। द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की नेचर क्या है, वही बात है कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या खर्चा है और सूटेबल लैंड आपके पास अवेलेबल होगी, सप्लाई आपके पास होगी, पावर सप्लाई, कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा आपके पास वहाँ पे, मतलब कि हर चीज़ जो है वो वहाँ पे अवेलेबल होगी, तभी आपका जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल रहेगी। क्वालिफाइड और स्किल्ड वर्कर की अवेलेबिलिटी है वहाँ पे या नहीं, लेवल ऑफ वेजेस क्या है उसमें, और कॉस्ट ऑफ लोकल सर्विसेज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फैसिलिटीज आर अमंग सम अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। मतलब कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो सारे इस चीज़ में फर्म्स के डिसीजंस लेने में काम आते हैं। द साइज ऑफ एन इंडस्ट्री कैन लीड टू एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ द स्केल। साइज जो है वो एक एक्स्ट्रा उसमें आ जाती है, एक्स्ट्रा चीज़ में आ सकती है कि आप एक छोटे पैमाने पे भी काम कर सकते हैं और आप बड़े पैमाने पे भी काम कर सकते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है आपके पास, द इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन एज द नंबर ऑफ गुड्स बीइंग प्रोड्यूस्ड इंक्रीज, टिपिकली अ कंपनी दैट अचीव्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल ओवर द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट थ्रू इंक्रीज प्रोडक्शन सिंस फिक्स्ड कॉस्ट आर शेयर्ड ओवर एन इंक्रीज्ड नंबर ऑफ गुड्स। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है कि जब फर्म बड़ी होती है तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है, ठीक है। और रीजंस क्या होती हैं इसकी, वो एफिशिएंट मशीन्स होती हैं एंड इसमें जो होती है स्पेशलाइज्ड लेबर, बल्क बाइंग होती है, डिस्काउंट मिलता है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, ठीक है। आगे के टाइप्स ऑफ इकोनॉमी स्केल है, ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमी स्केल में इंटरनल इकोनॉमी है और एक्सटर्नल इकोनॉमी है। इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमी क्या होती है, इंटरनल इकोनॉमी होती है कि फर्म के अपना साइज़ की वजह से होती है और एक्सटर्नल इकोनॉमी होती है कि इंडस्ट्री के साइज़ की वजह से होती है, ठीक है। ये कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री नॉट द फर्म, इंडस्ट्री की साइज़ पे होता है, फर्म की साइज़ पे ये नहीं होता। और ये जो वाला कॉस्ट है इंटरनल इकोनॉमीज जो होती हैं ये डिपेंड करती हैं किस पे, साइज, इंडिविजुअल फर्म के साइज़ पे डिपेंड करती हैं। अच्छा, एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसमें क्या है कि दूसरी फर्म्स की वजह से फ़ायदा, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री एडवर्टाइजिंग, बैंक सर्विसेज, इसकी वजह से जो है वो क्या क्या फ़ायदा होता है। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज क्या होती है कि इंडस्ट्री बढ़ने से प्रॉब्लम्स, रॉ मटेरियल शॉर्टेज, स्किल्ड लेबर शॉर्टेज, ये सारा जो है वो डिसइकोनॉमीज में आता है। कि इसमें देखें कि इंडस्ट्री ग्रोथ लार्जर हो जाती है, बड़ी होती है, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ और इसमें सेलर्स आना शुरू हो जाते हैं तो शॉर्टेज हो जाती है किसकी, सप्लाई की, रॉ मटेरियल्स की, लेबर्स की, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं एक फर्म को। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है कि जब फर्म बहुत बड़ी हो जाए तो कॉस्ट पर यूनिट बढ़ने लगती है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा जो है वो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल आर द फोर्सेज दैट कॉज लार्जर फर्म्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्रीज पर यूनिट कॉस्ट, मतलब कि ज़्यादा कॉस्ट पे वो फोर्स करती है कि इंडस्ट्री को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करे। आगे है कि द ऑप्टिमम कम्बिनेशन ऑफ, ऑप्टिमम क्या होता है कि फेवरेबल कम्बिनेशंस क्या हैं आपके पास, तो ऑप्टिमम combinations of factors will obtain at the point where the marginal physical product of the last dollar spent on all inputs or equal is equal, मतलब कि
ये जो है आपके पास ऑप्टिमम कम्बिनेशन तब बनता है जब आप जो है वो क्या करें कि सारे जो आपके डॉलर्स हैं लास्ट डॉलर तक आप सारा इनपुट में आप स्पेंड करते हैं उसके। ठीक है, यहाँ पे आएगा कि मार्जिनल ये एम पी पी के इक्वल्स टू एम पी पी एल, पी के पी एल इफ वी के। अच्छा, इसमें बस कम्बिनेशन तब होता है जब एम पी पी के जो है डिवाइडेड बाय पी के हो और एम पी पी एल जो है वो डिवाइडेड बाय पी एल हो। ठीक है, अगर इक्वल ना हो, एग्जाम्पल अगर ये इक्वल ना हो तो फिर आपके पास क्या होता है कि एम पी पी एल जो है डिवाइडेड बाय पी एल इज ग्रेटर देन एम पी पी के इज डिवाइडेड बाय पी के। ठीक है, यहाँ पे जो है ये चीज़ यहाँ पे जो है डिवाइड हो रहा है पी के और यहाँ पे हमारे पास डिवाइड हो रहा है पी एल। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है पी के और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है पी एल। सेम कंडीशन है। डिवाइडेड पी के डिवाइडेड बाय पी एल। अच्छा, इट वुड बी पॉसिबल है टू रिड्यूस कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट बाय यूजिंग डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ लेबर के डिफरेंट कम्बिनेशंस जो है वो पर कैपिटा के हिसाब से लेके आप जो है उनकी प्राइसेस में फ़र्क कर सकते हैं। मतलब कि कुछ आसानी पैदा कर सकते हैं। अगर more labor should be used relative to capital, since the firm is getting a greater physical return for its money from using extra workers and it is getting from using extra capital. However, as more as and more labor is used, diminishing returns to labor set in. Thus, MPPL will fall. Likewise, as less capital is used, MPPK will rise until MPPK is equals to MPPL. ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपके पास जो है टाइम के साथ लेबर का जो एमपीपी है कम हो जाता है, डिमिनिशिंग रिटर्न आता है और कैपिटल का एमपीपी बढ़ जाता है। लास्ट में हमारे पास क्या है कि एमपीपी के डिवाइडेड बाय पी के इक्वल्स टू एमपीपी एल डिवाइडेड बाय पी एल हो जाता है। पी एल जो है इस पॉइंट को कहते हैं कि टेक्निकल डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी पॉइंट। ठीक है, शुक्रिया।